स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंडीशन क्या है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है किसी भी बॉडी का, और अगर आपने जज करना है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना ज़्यादा या कितना कम है तो आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, द एबिलिटी टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये हमारी डेली ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को रोकना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। इसके बनिस्बत अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसे आप आसानी से रोक सकते हैं क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, कम है। सिमिलरली अगर एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रोकना कदरे मुश्किल होता है बनिस्बत एक हल्के स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के, जिसके लिहाज से आप ये यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे इसी बेसिस के ऊपर हमने कंडीशन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं कि डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन और एबिलिटी टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। डेफिनेशन बना दी आपने किसकी, मोमेंटम की। अब अगर एक्सप्लेनेशन के रिस्पेक्ट से बात करें, क्योंकि हमारी डेली ऑब्जर्वेशन जो है उस चीज़ को अगर एक जगह पे समराइज करें कि मोमेंटम बेसिकली मास और वेलोसिटी के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मास अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर मास कम हो जाए तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी भी कम हो रही है तो मोमेंटम और कम हो जाएगा। इसका रिलेशन का मतलब ये है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास और वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम उतना बढ़ता जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे समराइज करते हुए फॉर्मूला आप ड्राइव करें, दैट इज़ पी की वैल्यू बराबर है किसके, एम इंटू वी, दैट इज़ मास इंटू वेलोसिटी। और इस बेसिस के ऊपर इस फॉर्मूला को सामने रखते हुए एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं मोमेंटम की, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जी हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज एम इंटू वी, ये बराबर है किसके, मोमेंटम के। यहाँ पे स्टूडेंट अगर इस वर्डिंग को देखा जाए तो इस वर्डिंग के ऊपर आप एक और फॉर्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी की जगह पे अगर आप ये कहें कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी या मल्टीपल ऑफ मास इंटू वेलोसिटी या मल्टीपल टाइम ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, इसको भी आप मोमेंटम कह सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन है वर्डिंग, सही है। और इसी बेसिस के अगर आप यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट दो है मोमेंटम के, एक इस फार्मूला से बन रहा है जो कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है, और एक और ऐसा यूनिट है मोमेंटम का दैट इज न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी कि न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। ख्याल रहे, न्यूटन इंटू सेकेंड का मतलब अपॉन में नहीं है, ये डिवाइड में नहीं है, न्यूटन मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड से। किस तरह ड्राइव हो रहा है वो रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। बेसिक यूनिट की बात की जाए तो यूनिट का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फर्दर क्या कर रहे हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इक्वेशन को डिवाइड भी कर रहे हैं। इक्वेशन को आपने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। इक्वेशन के अंदर अगर आप किसी पैरामीटर को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इक्वेशन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने उसका अपोजिट भी करना होगा। अगर आप फोर्सफुली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ डिवाइड भी कर दिया ताकि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो सेम रहे। अब सेकंड डिनोमिनेटर में सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके सेकंड स्क्वायर कर दिया, ये सेकंड की वैल्यू डिनोमिनेटर की एज इट इज आ गई। फर्दर ये जो पूरा ब्रैकेट है दैट इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बराबर है किसके, दैट इज इक्वल टू न्यूटन। सो इस पूरे वैल्यू की जगह पे न्यूटन आ गया और ये सेकंड की वैल्यू एज इट इज आ गई। सो यहाँ से हमारा एक और यूनिट ड्राइव हो रहा है इस तरीके से, दैट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम बराबर है किसके, न्यूटन इंटू सेकंड। सो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, फोर्स का। इसी ऐसा यूनिट की बेसिस के ऊपर हम आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, दैट इज हमारा इसी आपके पास कंटिन्यूएशन में क्या आ जाएगा कि किस तरीके से फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसी आपके पास कंडीशन की तरफ कि फोर्स और मोमेंटम को किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं, जो कि इसी आपके पास कंडीशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर फोर्स और मोमेंटम के आपस में रिलेशन की बात किया जाए, क्या रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो बेसिक कंडीशन क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आप बात करें कि F इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का चेंज vf माइनस vi अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट कर दिया, एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर दी vf माइनस vi अपॉन टी, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m इंटू vf माइनस m इंटू vi डिवाइड बाई टी। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी पिछला टॉपिक अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी किसके बराबर है, मोमेंटम के।
क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो इसलिए फाइनल मोमेंटम कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम कर दिया। तो MVI बराबर हो गया MVF बराबर हो गया किसके, PF के, और MVI बराबर हो गया PI के। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई यहाँ से, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। जब फाइनल को आप इनिशियल से माइनस कर रहे हैं तो रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज चेंज आ जाएगा जो कि डेल्टा पी के सिंबल से। रिमेंबर, जब भी मैथमेटिक्स के अंदर, जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में आप किसी भी आपका फिजिक्स के पैरामीटर को फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को माइनस करते हैं तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे यही कंडीशन आ रही है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करके डेल्टा पी आ गया, डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दी इस कंडीशन की जगह पे नॉमिनेटर के अंदर, डेल्टा पी अपॉन टी। फ्रॉम दिस इक्वेशन आप एक फॉर्मूला, एक आप नया डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं फॉर द फोर्स, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये ख्याल रहे स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दिस इज बीन कॉल्ड एज फोर्स। जी हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, ये फोर्स के बराबर है। सो उसको आपने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया, और अगर इस टी को ला के इधर मल्टीप्लाई करें तो F इंटू टी बराबर है किसके, दैट इज डेल्टा पी के। ख्याल रहे स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर कंडीशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, डेल्टा पी बराबर है F इंटू टी। और अगर आपको याद हो जो पिछली कंडीशन में हमने रिलेशन ड्राइव किया जिसमें यूनिट आपने डिफाइन किया था, वहाँ पे फोर्स का सा यूनिट न्यूटन और टाइम का सा यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। सो डेल्टा पी न्यूटन इंटू सेकंड के बराबर इस रिलेशन से आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जब बात की जाए तो फिजिक्स में या साइंस के अंदर देयर डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन जिनके कंजर्व, जिनके बारे में किसी भी आपके पास रिलेशन के अंदर जिनका वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी उसी का एक पार्ट है, उसी कंडीशन के आपके पास वेरिफिकेशन का एक पार्ट है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगर बात किया जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तो इसका बेसिक स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर दो बॉडीज़ के दरमियान कोलिजन परफॉर्म किया जा रहा है तो उस मोमेंटम, उस पर्टिकुलर सिस्टम का, या जिसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जा रहा है, उसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर, ये बात याद रहे और सुन लीजिएगा, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी सेम रहे। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम की तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी सेम रहे, उस सिस्टम को नाम दिया जा रहा है एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, अच्छा ख्याल रहे आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल के तौर पे आप थर्मोफ्लास्क लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एक आइडियल सिस्टम होता है ये, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक फिजिकली ऐसा सिस्टम बना सकें जिसके अंदर मास और एनर्जी हमेशा हमेशा सेम रहे। सो इट्स एन आइडियल सिस्टम। ठीक है, एक आइडियल सिस्टम है ये, और इसका बेसिक कंडीशन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिजन परफॉर्म किया जा रहा है तो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। या इसकी बेसिक एक और कंडीशन बनाई जाती है स्टेटमेंट की कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, याद रहे अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो तरह की कोलिजन आप लोग स्टडी करेंगे, वन इज बी नेम्ड एज इलास्टिक कोलिजन और एक कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन। फिलहाल हमारे कोर्स में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन का डिस्कशन किया जा रहा है। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होते हैं, दोनों सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन को लेके। जब कहा जा रहा है इस बेसिक स्टेटमेंट की केस के ऊपर कि हम इस कंडीशन को डिफाइन करने हैं कि अगर कंसिडर किया जाए इस पूरे डायग्राम को, जो कि मैंने यहाँ पे वर्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो बॉडीज हैं ए और बी जिनके मासेस लिए जा रहे हैं m1 और m2 और ये एक सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। u1 और u2 आप ये कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनिशियल वेलोसिटीज हैं बॉडी ए और बी की। अब अगर कहा यह जा रहा है कि बॉडी ए और बी इनके दरमियान में इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म हो रहा है तो कोलिजन के बाद, टकराव होने के बाद वेलोसिटीज में कुछ चेंज आ जाएगा। वो जो चेंज आ रहा है वो किस तरह से कि बॉडी ए की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर क्या हो गई v1 जो कि फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी,
और बॉडी बी की वेलोसिटी u2 से चेंज हो गई, कितना हो गया v2। सो दैट मीन्स वेलोसिटीज में इंडिविजुअल वेलोसिटीज में चेंज आया, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहना चाहिए। सो स्टेटमेंट के कंडीशन को यहां पे मेंशन कर रहे हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है कि इसके टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। वैल्यूज को यहां पे जो है मेंशन कर दें। मोमेंटम का मतलब ये है कि मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है किसका, मोमेंटम का। तो कोलिजन से पहले बॉडी ए का मोमेंटम क्या बन जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 इनटू u1 प्लस कोलिजन से पहले बॉडी बी का मोमेंटम m2 इंटू u2, ये मेंशन कर दिया आपने। ये बराबर है किसके, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज के मोमेंटम के सम के। किस तरह से आ जाएगा, बॉडी ए का मोमेंटम m1 v1 प्लस बॉडी बी का मोमेंटम कितना आ जाएगा, दैट इज m2 v2। सो स्टूडेंट ये आपकी बेसिक कंडीशन थी, इक्वेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। ख्याल रहे स्टूडेंट, ये बेसिक इक्वेशन है जो कि आप फॉर्मुलाज न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी यूज कर रहे होंगे इस फॉर्मूला को, जिसे आपने मेमोराइज करना है, इसे आपने याद रखना है। ये हमारी बेसिक आपका कंडीशन डिफाइन किया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए। ख्याल रहे जब भी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, तो स्टेटमेंट जब भी पेपर में आ रही है तो आपने स्टेटमेंट, ये इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट से बात याद रहे स्टूडेंट, इस पूरे रिलेशन के अंदर ये जो कोलिजन परफॉर्म हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो अगर आपको ये तमाम का तमाम लेक्चर, ये तमाम टॉपिक्स, मोमेंटम से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको समझ आए, अगर आपको जो है इसमें कोई, अगर आप इसमें आपको कोई क्यूरीज हैं, अगर आपको समझ ना आए और आप इसमें कुछ क्यूरीज हैं, तो इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है इन्फॉर्म करें, ताकि हम इसके ऊपर आपको फर्दर गाइड सकें। और अगर तमाम टॉपिक्स आपके लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल हैं तो तमाम आपके पास इन वीडियोस के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स की टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।